Good evening to all of you. Good evening. Please confirm audio video clear. Am I audible and visible clearly to all of you? Audio video is clear or not? Everyone please confirm. Good evening to all of you. तो just अभी हम लोगों ने क्लास खत्म किया. In that class we have this is the course crash course on highway engineering. हाईवे इंजीनियरिंग का क्रैश कोर्स हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं. अभी क्लास आपकी क्लास खत्म हुई है. उस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिजाइन ऑफ पेमेंट. तो फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिजाइनिंग हम लोगों ने कंप्लीट कर ली. रिजिड पेमेंट की डिजाइनिंग को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया था. तो इन द केस ऑफ डिजाइनिंग ऑफ रिजिड पेमेंट वी हैव डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. तो फर्स्ट पार्ट वाज एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस. एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस हम लोगों ने कंप्लीट किया. एंड सेकेंड पार्ट जो हम लोगों ने कंप्लीट किया करने वाले दैट इज ज्वाइंट्स. तो इन दो पार्ट्स में कंप्लीट करने वाले. तो ये हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है फ्रॉम हाईवे इंजीनियरिंग. इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे. तो आई होप यहां तक का डिस्कशन जो हम लोगों ने एनालिसिस ऑफ स्ट्रेसेस परफॉर्म किया था, इन दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस. तीन तरीके के स्ट्रेसेस की बात की. एक था मेरा व्हील लोड स्ट्रेस. व्हील लोड स्ट्रेस के बारे में बात की हम लोगों ने. सेकंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वार्पिंग स्ट्रेस. वार्पिंग स्ट्रेस का डिस्कशन किया. एंड थर्ड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस. तो फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस का भी डिस्कशन हम लोगों ने कंप्लीट किया था. और इन स्ट्रेसेस के बेसिस पे हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज द वर्स्ट कॉम्बिनेशन. वर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या था स्ट्रेसेस का, दैट वी हैव आल्सो सीन. जहां पर हम लोगों ने ये देखा कि यस एजेस वर क्रिटिकल. एजेस क्रिटिकल थे, कॉर्नर्स क्रिटिकल थे. कब क्रिटिकल थे, किस सीजन में क्रिटिकल थे, दिन में क्रिटिकल थे, रात में क्रिटिकल थे, व्हाट आर द क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रेसेस. ऑल दैट पार्ट्स वी हैव कवर्ड इन डिटेल. यस और नो. तो रिजिड पेमेंट का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया. सेकंड पार्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज ज्वाइंट. तो शुड वी स्टार्ट अवर क्लास. क्लास को स्टार्ट किया जाए. शुड वी स्टार्ट अवर डिस्कशन. एवरीवन प्लीज कंफर्म. चलो. तो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फॉर दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल. तो आई एम Kshitij Sachan. I have completed my M.Tech in structures, qualified GATE more than 4 times with good rank. I have also qualified various state engineering services exam, AE exams of various states. My teaching experience in the field of GATE and DSC is more than 5 years, and I have 3 years research experience too. I have 3 years research experience too. Subject जो मैं आपको complete कराऊंगा, I will deal with the transportation engineering, surveying and RCC. These are my subject that I am going to cover for the exam. GATE, ESC और जो भी आपके स्टेट्स के एग्जाम है AE और AEE एग्जाम के लिए, फॉर दैट आई विल डील विद द ट्रांसपोर्टेशन, सर्विंग एंड RCC. दीज आर माय सब्जेक्ट. व्हाट इज दिस? दिस इज माय रेफरल कोड, दैट इज KKS10. दिस कोड इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू हु वांट टू स्टार्ट देयर प्रिपरेशन विद अनअकैडमी इन अ सिस्टमैटिक वे, इन अ ऑर्गेनाइज्ड वे. तो अगर आप अनअकैडमी के साथ अपनी गेट एंड DSC की प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाह रहे हैं इन अ सिस्टमैटिक वे, इन अ ऑर्गेनाइज्ड वे, यू कैन गो फॉर द सब्सक्रिप्शन. Two types of subscription are available. One is Plus. In Plus subscription, what you will get? Live classes will be there. Crash courses will be there. Weekly test, doubt solving sessions, and subject we will cover in both language, English and Hindi. तो जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है, in that language you can complete your subject. There will be no language barrier. Rank improvement batches will also there. So you will find different batches will be there. So for example, रेगुलर बैचेस विल बी देयर फॉर गेट एंड ESC. तो गेट एंड ESC के लिए रेगुलर बैचेस भी रहने वाले. तो दीज आर द फीचर्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन. वन मोर ऑप्शन इज अवेलेबल, दैट इज आइकोनिक. इन आइकोनिक व्हाट यू विल गेट? ऑल द फीचर्स ऑफ द प्लस. प्लस के सारे फीचर्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है इन आइकोनिक. इन एडिशनल टू प्लस फीचर्स व्हाट यू विल गेट? स्टडी प्लानर विल बी देयर फॉर यू. पर्सनल कोच, पर्सनल मेंटर विल बी देयर. प्रिपरेशन स्टडी मटेरियल विल बी देयर, विल बी प्रोवाइडेड टू यू. And study booster sessions will there. You will also get the personalized test analysis. तो जो भी टेस्ट आप अटेम्प्ट करने वाले हैं उस टेस्ट की प्रॉपर एनालिसिस भी आपको मिलने वाली है. तो these are the features and yes, these features are going to be helpful. They will help to achieve your better results. This is your own YouTube channel that is Unacademy GATE CE. तो इस चैनल पे हम लोगों ने ऑलरेडी ये सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर रखे हैं. तो यू विल एबल टू फाइंड द प्लेलिस्ट. आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं. तो वी हैव कंप्लीटेड दीज सब्जेक्ट्स. जिस भी सब्जेक्ट का डिस्कशन आप करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं लर्निंग, उस सब्जेक्ट को आप प्लेलिस्ट में जाकर विजिट करके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं. दीज आर द वेरियस सब्जेक्ट
that we have covered on the YouTube, that is channel, that is Unacademy Gate C. For subscription process, what we will do? तो जस्ट विजिट द अनअकैडमी ऐप और वेबसाइट, सेलेक्ट योर गोल एज गेट एंड डीएससी। तो आपको अनअकैडमी ऐप और वेबसाइट विजिट करना, सेलेक्ट योर गोल एज गेट एंड डीएससी, select the type of subscription you want to take. So for example, here I have explained for the plus, then you will select the duration of the subscription you want to take. You can go for the 12 month, you can go for the 18 month, or you can go for the 24 month subscription. As you can see, the long term subscription is going to be economical for you. Here you will find the utility of this code, that is my referral code KKS10. Just by applying this code while taking your subscription with Unacademy, you will get 10% ऑफ ऑन योर सब्सक्रिप्शन कॉस्ट। तो इस कोड को अप्लाई करके आप 10% सब्सक्रिप्शन कॉस्ट में ऑफ अवेल कर सकते हैं। सेम प्रोसेस यू कैन फॉलो फॉर द आइकॉनिक। तो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट विजिट द अनअकैडमी ऐप और वेबसाइट, सेलेक्ट द सब्सक्रिप्शन दैट इज ऑफ आइकॉनिक। यू कैन गो फॉर द 12 मंथ, यू कैन गो फॉर द 24 मंथ। अगेन द लॉन्ग टर्म सब्सक्रिप्शन इज गोइंग टू बी इकोनॉमिकल। लॉन्ग टर्म सब्सक्रिप्शन आपके लिए इकोनॉमिकल रहने वाला है। मेक श्योर वेन एवर यू आर गोइंग टू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विद अनअकैडमी, you are using this referral code, that is KKS10. This is my Unacademy profile link. ये लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइडेड है। इस लिंक को फॉलो करके आप सभी स्पेशल क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो। तो वट एवर स्पेशल क्लासेस आई हैव टेकन, तो यू विल एबल टू एक्सेस ऑल दोज क्लासेस जस्ट बाय विजिटिंग दिस लिंक। दिस लिंक इज ऑल्सो प्रोवाइडेड in the description box of this video. So you will find various classes on the highway engineering courses, railway, airport, survey and RCC. तो इनमें क्वेश्चन के डिस्कशन, कंसेप्ट डिस्कशन, आप उन सारी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो जस्ट बाय विजिटिंग दिस लिंक. दिस इज माय प्रोफाइल लिंक. This is a Telegram group. This link is for Telegram group. So we have created one Telegram group for all of you, that is Unacademy Gate and DSC CE. आप सभी इस लिंक को विजिट करके इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, that is Unacademy Gate and CE. You will get all the updates about the special classes. तो स्पेशल क्लासेस की टाइमिंग्स के जो अपडेट्स हैं, you will get the class link. स्पेशल क्लास का लिंक आपको मिल जाएगा. You will also get the PDFs of YouTube classes. तो YouTube की क्लासेस के PDF भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे. तो दिस इज द यूटिलिटी ऑफ दिस कोर्स. दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ यू. आप सभी इस लिंक को फॉलो करके, इस लिंक को विजिट करके ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. दोज हु हैव नॉट ज्वाइंड येट, दे कैन ज्वाइन. These are our Facebook pages. All of you can join these pages to get connected with us. आप सभी इन पेजेस में ज्वाइन कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं. ओके. And these are the best channels from where you can start your learning. So for different branch, for different exam, we have different channels. For example, this channel is for electrical and electronics student for the preparation of GATE and DSC. This is the channel for mechanical engineering student. This is the channel for civil engineering student, जहाँ पर अभी आप इन classes को access कर रहे हैं. One more channel, that is Unacademy Gate Telugu. In this channel, we are going to cover the content in Telugu language. So all the content for GATE and DSC will be covered in Telugu language. This is SSC JEE channel. For junior engineer exam, for states JEE exam, we have separate channel. This is for CS student. This channel you will get, in this channel you will get all the previous year question of the GATE के सारे previous year question का discussion आप access कर सकते हैं इस channel पे, that is Unacademy GATE question. Electrical junction, engineering पाठशाला, and for GS you can access GS terminal. So these are the channels from where you can start your preparation, you can start your learning. So I hope I am clear with all these points. तो इन सारी बातों के साथ अब क्लियर है? Yes or no? सभी लोग कंफर्म करो. The discussion till now is clear to all of you. If anyone having any doubt as of now, you can ask your doubt. अभी अगर कोई डाउट है इसमें, कोई जनरल डाउट, कोई जनरल क्वेरी है, तो आप अपने जनरल डाउट एंड जनरल क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं. तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिजिड पेमेंट का डिस्कशन चल रहा था. और रिजिड पेमेंट में सेकंड पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज डिजाइन ऑफ जॉइंट. लेट्स स्टार्ट विद द डिजाइन ऑफ जॉइंट. चलो शुरू करते हैं डिजाइन ऑफ जॉइंट. तो जॉइंट्स कैसे प्रोवाइड करेंगे इन द केस ऑफ रिजिड पेमेंट, दैट वी विल सी. तो फॉर एग्जांपल दिस इज अवर रिजिड पेमेंट. ये कोई अपनी एक रिजिड पेमेंट है जहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, जॉइंट्स डिजाइन करने वाले हैं, जॉइंट प्रोवाइड करने वाले हैं. तो वेरियस जॉइंट्स विल बी देयर. बहुत सारे जॉइंट्स यहाँ पर होने वाले.
सबसे पहले इस रिजिड पेमेंट की डायरेक्शन को मैं डिफाइन करता हूं। तो लेट्स से दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ऑफ द रोड, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है, एंड दिस इज द ट्रांसवर्स डायरेक्शन, दिस इज द ट्रांसवर्स डायरेक्शन ऑफ द रोड डायरेक्शन। तो एक ज्वाइंट आपको दिख रहा है, दिस कलर, आई थिंक रेड कलर इज विजिबल टू यू। तो एक रेड कलर का ज्वाइंट दिख रहा है, जो ज्वाइंट हम लोगों ने प्रोवाइड किया इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ऑफ द रोड। और सम ज्वाइंट्स वी विल आल्सो डिजाइन, सम ज्वाइंट्स वी विल आल्सो प्रोवाइड इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन ऑफ द रोड। तो फॉर एग्जांपल आई एम प्रिपेयरिंग सम ज्वाइंट्स, तो कुछ ज्वाइंट्स और डिस्कस कर लेते हैं। तो लेट्स से दिस इज वन ऑफ आवर स्लैब, और ये हम लोगों ने ज्वाइंट प्रोवाइड किया है। तो अभी एक एक करके सारे ज्वाइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। वी विल डिस्कस व्हाई दीज ज्वाइंट्स आर बीइंग प्रोवाइडेड, और इनका ऑब्जेक्टिव क्या और इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो दिस ज्वाइंट यू कैन सी डायरेक्शन वाइज वी आर डिफाइनिंग द ज्वाइंट्स। पहले हम डायरेक्शन वाइज ज्वाइंट्स को डिफाइन कर रहे हैं। तो कुछ ज्वाइंट्स मैंने यहाँ पर बनाए, एज यू कैन सी दिस येलो ज्वाइंट्स, और इस येलो ज्वाइंट्स को हम बोलने वाले हैं एक्सपेंशन ज्वाइंट। इसको हम लोग बोलेंगे एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ज्वाइंट। सिमिलरली कुछ और ज्वाइंट्स भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव डिजाइन दिस ज्वाइंट। इस तरीके से कुछ ज्वाइंट प्रोवाइड करने वाले, ये भी ट्रांसफर ज्वाइंट है। इनको मैं बोलने वाला हूं कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट। एंड दिस इज योर लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट, दिस इज योर लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट, लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट। वी विल ऑल्सो यूज सम रीइंफोर्समेंट, कुछ रीइंफोर्समेंट भी यूज करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर रीइंफोर्समेंट यूज करता हूं इन लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट्स, जो हम रीइंफोर्समेंट यूज करने वाले हैं उसको मैं बोलने वाला हूं टाई बार। इसको हम लोग क्या बोलने वाले, टाई बार। एंड वी कैन ऑल्सो यूज सम रीइंफोर्समेंट इन द केस ऑफ ट्रांसफर्स ज्वाइंट। ट्रांसफर्स ज्वाइंट के केस में भी हम लोग कुछ रीइंफोर्समेंट यूज कर सकते हैं, और इस रीइंफोर्समेंट को हम लोग बोलने वाले हैं डावल बार। इस रीइंफोर्समेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, डावल बार। समटाइम्स यू विल फाइंड सम ज्वाइंट्स लाइक दिस ऑल्सो। कभी कभी आपको पेमेंट में कुछ इस तरीके के भी ज्वाइंट्स मिलेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये अपनी पूरी पेमेंट थी, दिस इज द डिफरेंट डिफरेंट स्लैब। तो ये कुछ कंस्ट्रक्शन करना था, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की वजह से अगर ये ज्वाइंट आ गया, ऐसे ज्वाइंट को हम लोग बोलने वाले कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट। इट नॉट कॉन्ट्रैक्शन, क्या बोल रहा हूं, कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ज्वाइंट्स है जिनके अलग अलग ऑब्जेक्टिव है। तो वी विल सी वन बाय वन कि इस ज्वाइंट का क्या ऑब्जेक्टिव है और कैसे हम इन ज्वाइंट्स को डिजाइन कर सकते हैं। यही हमारे आज डिस्कशन का पार्ट रहने वाला है। तो टाई बार क्या होता है, डावल बार क्या होता है, एक्सपेंशन ज्वाइंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट क्या होता है, कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट क्या होता है। तो इस डायग्राम की हेल्प से आप इन सारे ज्वाइंट्स को विजुअलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। यस और नो। तो अगर आप प्रैक्टिकली भी देखना चाहें तो यू विल ऑल्सो एबल टू सी द प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकल कैसे ये ज्वाइंट्स आपको दिखने वाले, तो मैं एक इमेज आपको दिखाता हूं। तो यू विल फाइंड दिस टाइप ज्वाइंट्स ऑफ ज्वाइंट्स इन द रोड। तो रोड में कुछ इस तरीके के ज्वाइंट्स दिखते हैं आपको, यू कैन सी, देख सकते हैं आप इस डायग्राम में, इस इमेज में आप देख सकते हैं। तो दिस इज योर लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट, इस ज्वाइंट को आप बोल लो दिस इज योर लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट। ये आपका दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक, या इसी को मैं बोल सकता हूं इट इज द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ऑफ द रोड। यस और नो। एंड यू विल फाइंड सम ज्वाइंट्स, कुछ और ज्वाइंट्स भी आपको दिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव ज्वाइंट लाइक दिस, ये एक अलग ज्वाइंट आपको दिख रहा है, और इन्हीं ज्वाइंट्स को मैंने बोला ट्रांसवर्स ज्वाइंट, ट्रांसवर्स ज्वाइंट। तो नाउ आई थिंक यू कैन इजिली विजुअलाइज कि आपने रिजिड पेमेंट में कहां पर ज्वाइंट्स देखे। यस और नो। तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में भी ज्वाइंट दिख रहा है आपको, ट्रांसफर्स डायरेक्शन में भी आपको ज्वाइंट दिख रहा है। हमारा डिस्कशन इन्हीं ज्वाइंट्स के बारे में होने वाला है, क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे प्रोवाइड करेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट गाइडलाइंस दैट वी विल डिस्कस। क्लियर टू एवरीवन? see this diagram clearly, तो यू विल गेट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। ज्वाइंट्स को विजुअलाइज करने में काफी आपको हेल्प मिलने वाली है। सर बार्स को भी देख सकते हैं क्या? तो यस, अभी मैंने डिस्कस किया टाई बार एंड डावल बार। तो यू कैन ऑल्सो सी द बार्स, यू कैन ऑल्सो सी द बार्स। तो यहां पर एक स्लैब बनानी, फॉर एग्जांपल हेयर वी हैव टू, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ऑफ द रोड, ये अलोंग द लेंथ आप बात कर रहे हो। तो दिस बार्स वी हैव प्रोवाइडेड, और ये बार्स को मैं बोलने वाला हूं टाई बार। एंड इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोड, जो बार्स हम प्रोवाइड करते हैं उनको मैं बोलने वाला हूं डावल बार। तो यू कैन ऑल्सो सी दो बोथ आर द रीइंफोर्समेंट, केवल रीइंफोर्समेंट ही है
केवल इनके नाम के बेसिस कैसे आप इनको क्लासिफाई कर रहे हैं, तो वी आर क्लासिफाइंग दीज बार्स ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। इनका प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, इनका प्लेसमेंट कैसे कर रहे हैं, इस बेसिस पे मैं इन दोनों बार्स को क्लासिफाई कर रहा हूं, टाई बार और डावल बार में। तो आई होप विजुअलाइजेशन वाला पार्ट क्लियर है। जॉइंट्स कहां पर होते हैं सर, जॉइंट्स कैसे दिखते हैं, ये पॉइंट क्लियर है सभी को, यस और नो? इफ दिस पॉइंट इज क्लियर, तो नाउ वी शुड स्टार्ट विद अवर डिस्कशन। अभी अपना डिस्कशन हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। अब उसी को मैंने यहां पर कुछ दिखाया है, तो सेम रियल डायग्राम को मैंने इस डायग्राम में आपको एक्सपेंशन जॉइंट दिखाया, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट दिखाया, टाई बार दिखाया और डावल बार दिखाया। आई होप द डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक की कहानी क्लियर, कंफर्म कर दो सभी लोग। यहां तक का डिस्कशन क्लियर है सभी को? एवरीवन प्लीज कंफर्म द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो आगे स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो मैंने क्या बोला, दो तरीके के जॉइंट्स दिखने वाले मुझे रिजिड पेमेंट में। वन विल बी, टू टाइप्स ऑफ जॉइंट यू विल फाइंड। वन विल बी लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट में बोल सकता हूं, एंड सेकेंड विल बी ट्रांसवर्स जॉइंट, सेकेंड विल बी ट्रांसवर्स जॉइंट। तो लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स के केस में हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं वार्पिंग जॉइंट। तो वार्पिंग का जो इफेक्ट था, डेली टेम्परेचर का वेरिएशन जो हो रहा था, ड्यू टू द डेली वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, हम लोगों ने वार्पिंग इफेक्ट को समझा है। वी हैव कैलकुलेटेड द मैग्नीट्यूड, वी हैव कैलकुलेटेड द नेचर ऑल्सो। हम लोगों ने वार्पिंग स्ट्रेसेस के मैग्नीट्यूड और नेचर का भी कैलकुलेशन किया था। ट्रांसवर्स डायरेक्शन में बात करूं तो बहुत सारे जॉइंट्स मुझे दिखे। पहला मुझे दिखा एक्सपेंशन जॉइंट। तो फर्स्ट जॉइंट वी हैव सीन दैट वाज एक्सपेंशन जॉइंट। सेकंड मुझे देखने को मिला दैट इज कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। एंड सेकंड तो नेक्स्ट मेरे को देखने को मिला दैट इज कंस्ट्रक्शन जॉइंट, कंस्ट्रक्शन जॉइंट। और अगला देखने को मिला दैट इज वार्पिंग, वार्पिंग का इफेक्ट इधर भी होने वाला है, वार्पिंग जॉइंट। तो वेरियस टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आर अवेलेबल, बट फ्रॉम आवर स्कोप, फ्रॉम आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वी विल मेजरली डिस्कस अबाउट द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। हम लोग जो डिटेल्ड में डिस्कशन करने वाले हैं, तो हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सपेंशन जॉइंट और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट के बारे में इन द केस ऑफ रिजिड पेमेंट। वार्पिंग के लिए कोई अलग से जॉइंट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। जो जॉइंट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें वार्पिंग के इफेक्ट को हम कंसीडर कर लेंगे। बात करते हैं कंस्ट्रक्शन जॉइंट की, इसको खत्म करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स बेटा कभी भी डिजायरेबल नहीं होते। कंस्ट्रक्शन दीज टाइप और जॉइंट्स आर नॉट डिजायरेबल इन द केस ऑफ रिजिड पेमेंट। अब ये कंस्ट्रक्शन जॉइंट आते क्यों है? तो फॉर एग्जांपल दिस वर अवर स्लैब, ये स्लैब 1 था, ये स्लैब 2 था, दिस इज योर स्लैब 3, दिस इज योर स्लैब 4, दिस इज योर स्लैब 5, दिस इज योर स्लैब 6। तो स्लैब 5 और स्लैब 6 का जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, किसी भी वजह से आप उस कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट नहीं कर पाए, आपको अपनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को बीच में ही रोकना पड़ा। अगले दिन आपने इस पार्ट को कंप्लीट किया। जब आप नेक्स्ट डे इस पार्ट को कंप्लीट करने वाले, यू विल फाइंड अ जॉइंट, जो एक जॉइंट आपको दिखने वाला है, जिसको ही मैंने बोला कंस्ट्रक्शन जॉइंट। अगेन आई एम रिपीटिंग, दीज टाइप ऑफ जॉइंट्स आर नॉट डिजायरेबल। ये जॉइंट्स डिजायरेबल नहीं है, बट हाँ किसी रीजन की वजह से, किसी सिचुएशन में अगर ऐसे जॉइंट्स आ गए, तो मैं इनको बोलने वाला हूं कंस्ट्रक्शन जॉइंट। तो आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड फॉर जॉइंट्स की, जॉइंट्स के क्लासिफिकेशन क्या, कौन कौन से जॉइंट्स हैं। इन डिटेल वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सपेंशन जॉइंट एंड कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। एक्सपेंशन जॉइंट और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट के बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं, वन बाय वन। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक का डिस्कशन सभी को क्लियर है, यस और नो? चलो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम लोग खत्म करेंगे, इस पार्ट को खत्म करेंगे। आज हम लोग ये हाईवे का क्रैश कोर्स कंप्लीट करने वाले। तो वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस क्रैश कोर्स ऑन हाईवे इंजीनियरिंग जस्ट बाय फिनिशिंग दिस टॉपिक दैट इज जॉइंट्स। देखो एक्सपेंशन जॉइंट क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? टू अलाउ द एक्सपेंशन ऑफ पेमेंट, टू अलाउ द एक्सपेंशन ऑफ पेमेंट। तो पेमेंट में एक्सपेंशन कब होगा? तो whenever द इन्वायरमेंटल टेम्परेचर जो होगा, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर इज ग्रेटर देन स्टैंडर्ड टेम्परेचर,
स्टैंडर्ड टेम्परेचर या फिर जिसी को आप बोल सकते हैं कंस्ट्रक्शन टेम्परेचर, जिसको आप बोल सकते हैं कंस्ट्रक्शन टेम्परेचर। तो अगर आपका एनवायरमेंटल टेम्परेचर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर से ज्यादा है, इन दैट केस यू विल फाइंड कि देयर विल बी एक्सपेंशन ड्यू टू दिस टेम्परेचर वेरिएशन, देयर विल बी एक्सपेंशन ऑफ द रिजिड पेमेंट। रिजिड पेमेंट में एक्सपेंशन होने वाला है, उस एक्सपेंशन को अगर मैं अलाउ नहीं करूंगा, द सरफेस ऑफ द पेमेंट इज गोइंग टू बी डिस्टर्ब। आपके पेमेंट की सरफेस स्मूथ नहीं रहेगी। आपने पेमेंट इसीलिए बनाया था, भले ही वो फ्लेक्सिबल पेमेंट हो, भले ही वो रिजिड पेमेंट हो। तो वी हैव कंस्ट्रक्टेड द पेमेंट सो दैट वी कैन अचीव द कंफर्ट कंडीशन। मेरा व्हीकल स्मूथली उस पेमेंट पे मूव कर पाए, ये मेरा ऑब्जेक्टिव था। अगर एक्सपेंशन अलाउ नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली द शेप ऑफ द टॉप सरफेस इज नॉट गोइंग टू बी अनइवन, जिसकी वजह से देयर विल बी डिस्कम्फर्ट टू द व्हीकल, देयर विल बी डिस्कम्फर्ट टू द ट्रैफिक। यस और नो? कह सकते हैं ऐसा? बिल्कुल कह सकते हैं। कैसे प्रोवाइड करते हैं? तो सबसे बड़ी बात क्या है, एक्सपेंशन जॉइंट्स आर द फुल डेप्थ जॉइंट। एक्सपेंशन जॉइंट जो होते हैं वो फुल डेप्थ जॉइंट होते हैं। कैसे जॉइंट होते हैं देखो, तो फॉर एग्जांपल दिस इज योर पेमेंट, ये आपकी कोई एक स्लैब थी, दिस इज अनदर स्लैब, फॉर एग्जांपल दिस इज द स्लैब 1, दिस इज द स्लैब 2 एंड दिस इज योर स्लैब 3। तो नाउ आई थिंक यू कैन विजुअलाइज द थिकनेस। आप इस जो डायमेंशन को देख पा रहे हैं, दैट इज द थिकनेस ऑफ द पेमेंट, थिकनेस ऑफ पेमेंट, जिसको मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूं स्मॉल h से। आई विल रिप्रेजेंट दिस थिकनेस विद द हेल्प ऑफ स्मॉल h। ये भी बात समझ में आ गई। अब होगा क्या, वेन एवर देयर विल बी एक्सपेंशन, तो फॉर टू अलाउ दैट एक्सपेंशन, उस एक्सपेंशन को अलाउ करने के लिए वी हैव प्रोवाइडेड, तो फॉर एग्जांपल दिस इज द लेंथ l, इट इज द स्पेसिंग बिटवीन द टू एक्सपेंशन ज्वाइंट। ये दो एक्सपेंशन ज्वाइंट के बीच की जो स्पेसिंग है दैट इज कैपिटल L। जब आप एक्सपेंशन अलाउ करा रहे हैं, जब आप एक्सपेंशन अलाउ कराएंगे, तो फॉर एग्जांपल वी हैव प्रोवाइडेड द स्पेस डेल्टा स्पेस प्रोवाइड कर रखा मैंने एक्सपेंशन जॉइंट में, ताकि पेमेंट जो क्या हो पाए, एक्सपेंड कर पाए। यस और नो? अब क्या होने वाला है, आपको ये जो डेल्टा स्पेस प्रोवाइड करना है, वी विल प्रोवाइड द डेल्टा स्पेस सच दैट ये पेमेंट एक्सपेंड करने वाली इस डायरेक्शन में, दिस पेमेंट विल एक्सपेंड इन दिस डायरेक्शन आफ्टर अलाउइंग द फुल एक्सपेंशन। आपकी पेमेंट में फुल्ली एक्सपेंशन हो जाए, उसके बाद भी वहां पर जो गाइडलाइंस है आईआरसी, एज पर आईआरसी गाइडलाइंस, आफ्टर अलाउइंग द फुल एक्सपेंशन ऑफ दीज टू पेमेंट, देयर शुड बी लेफ्ट गैप ऑफ डेल्टा बाई 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। डेल्टा बाई 2 का गैप फुल्ली एक्सपेंशन हो जाने के बाद भी रुक रहना चाहिए, समझ रहे? तो स्लैब 1 भी एक्सपेंड कर जाए, स्लैब 2 भी, जितना भी एक्सपेंस करा सकते हो, तो डेल्टा कितना प्रोवाइड करना है, इसके लिए क्या गाइडलाइन बोली आईआरसी ने कि वी विल प्रोवाइड डेल्टा सच दैट आफ्टर अलाउइंग द फुल एक्सपेंशन ऑफ द स्लैब देयर शुड बी लेफ्ट स्पेस ऑफ द डेल्टा बाई 2। ये आपका लेफ्ट स्पेस होना चाहिए डेल्टा बाई 2। ऐसा क्यों बोला गया? ड्यू टू एनी रीजन, अगर आप बिल्कुल लिमिटेड डेल्टा प्रोवाइड करते, एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होने के बाद अगर ये गैप खत्म हो गया, देयर इज नो मोर स्कोप फॉर द एक्सपेंशन, उस केस में आपके पास पेमेंट के पास एक्सपेंड करने का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, कोई स्पेस नहीं है ऑब्वियसली। बट अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो एक्सपेंशन तो होगा ही ना, एक्सपेंशन को तो प्रिवेंट नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली द सरफेस इज गोइंग टू बी अफेक्टेड। उस केस में सरफेस क्या होने वाली है, अफेक्ट होने वाली है। तो फॉर दैट आईआरसी हैज प्रोवाइडेड दिस गाइडलाइन। आईआरसी ने आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड की कि वी विल प्रोवाइड द डेल्टा सच दैट आफ्टर अलाउइंग द फुल एक्सपेंशन देयर शुड बी अ लेफ्ट गैप ऑफ डेल्टा बाई 2, एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन दैट यू शुड रिमेंबर। चलो, तो इसको कैसे निकाल सकता हूं? अगर ये डेल्टा बाई 2 गैप मुझे लेफ्ट रखना है, तो क्या मैं टोटल एक्सपेंशन निकाल सकता हूं? टोटल एक्सपेंशन यहां पर हुआ कितना, तो कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल एक्सपेंशन? यस। तो टोटल एक्सपेंशन विल बी इक्वल टू डेल्टा बाई 4 प्लस डेल्टा बाई 4 इज इक्वल टू डेल्टा बाई 2। यस और नो? इतना आपको टोटल एक्सपेंशन अलाउ करना था, दैट विल बी इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। ये वैल्यू कितनी होने वाली है? एल अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा इज द टेम्परेचर डिफरेंस, डेल्टा टी इज द टेम्परेचर डिफरेंस। आपके इन्वायरमेंटल टेम्परेचर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर में कितना टेम्परेचर डिफरेंस है? एल इज द स्पेसिंग बिटवीन द एक्सपेंशन ज्वाइंट।
अल्फा इज द थर्मल कॉफिशिएंट। तो इन दिस बेसिस वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एल। एल की वैल्यू को मैं निकाल सकता हूं। एल विल बी इक्वल टू डेल्टा बाई 2 इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। और यहां पर एल क्या है? एल इज द स्पेसिंग ऑफ एक्सपेंशन ज्वाइंट। तो आई होप ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये 50% क्राइटेरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर अगर ये 50% तो एक्सपेंशन होगा, सर ये 50% एक्सपेंशन डेल्टा बाई 4 और डेल्टा बाई 4 हो गया, ये जो लेफ्ट गैप रह गया था डेल्टा बाई 2 का, इसको क्या खाली छोड़ दें? नहीं। इन दिस डेल्टा बाई 2 गैप, आपको इस डेल्टा बाई 2 गैप में लाइटर डेंसिटी मटेरियल विल बी फिल्ड। लाइटर डेंसिटी मटेरियल such as रबर, फाइबर बोर्ड। तो ये सारे मटेरियल जो लाइटर डेंसिटी के मटेरियल है, इस डेल्टा बाई 2 गैप में आप क्या करने वाले? फिल करने वाले। अगर सेम डेंसिटी का या कंक्रीट ही प्लेस कर देता तो कंक्रीट उस एक्सपेंशन को अलाउ नहीं करता। जब पेवमेंट एक्सपेंड करेंगी, लाइटर डेंसिटी का मटेरियल है, द मटेरियल इज गोइंग टू बी कंप्रेस। यस और नो? मटेरियल इज गोइंग टू बी कंप्रेस। ये कंप्रेशन अलाउ करने के लिए ही आपने लाइटर डेंसिटी का मटेरियल यूज किया है। हाई डेंसिटी का मटेरियल यूज करता, उस केस में ये कंप्रेशन नहीं हो पाता। और अगर उस मटेरियल का कंप्रेशन नहीं हो पाता तो आपके स्लैब्स का एक्सपेंशन नहीं हो पाता। गेटिंग माय पॉइंट? आपके स्लैब्स में एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं होता। तो फॉर दैट रीजन वी आर यूजिंग द लाइटर डेंसिटी मटेरियल सच एज रबर और फाइबर बोर्ड। और इस तरीके से हम स्पेसिंग कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पेसिंग बिटवीन द एक्सपेंशन ज्वाइंट। तो आई होप all the points related to the expansion joints is clear to all of you. एक्सपेंशन ज्वाइंट्स का जो भी डिस्कशन है, ये सारी बातें क्लियर है। अगर मैं कुछ रिकमेंडेशन की बात करूं, कुछ गाइडलाइंस की बात करूं दैट आर रिलेटेड टू द एक्सपेंशन ज्वाइंट, तो एज पर आईआरसी जो भी डेल्टा आप प्रोवाइड करेंगे, दैट शुड नॉट बी मोर देन द डेल्टा दैट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड शुड नॉट बी मोर देन 2.5 सेंटीमीटर। ये डेल्टा का जो गैप है ये 2.5 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड द स्पेसिंग ऑफ द एक्सपेंशन ज्वाइंट should not be greater than 140 meter. These are the two important guidelines provided by the IRC in the case of expansion joint. तो इन गाइडलाइंस को फॉलो करना है। तो वी विल कंसीडर दिस गाइडलाइन व्हाइल डिजाइनिंग आवर एक्सपेंशन ज्वाइंट। एक्सपेंशन ज्वाइंट को जब कभी भी हम डिजाइन करेंगे तो इन गाइडलाइंस को भी ध्यान रखने वाले हैं। These are the important guidelines. I hope these points are clear to all of you. Everyone please confirm. The discussion till now is clear to everyone, yes or no? Any doubt to anyone? You can ask your doubt. चलो कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को। लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट डिस्कशन। और अगला डिस्कशन जो हम करने वाले हैं, चलो तो इसमें बार्स की भी बात कर लेता हूं। मैंने क्या बोला? एक्सपेंशन ज्वाइंट्स जो थे वो फुल डेप्थ ज्वाइंट थे। एक्सपेंशन ज्वाइंट जो थे वो पूरी डेप्थ, जितनी भी थिकनेस थी, आप जितनी भी डेप्थ थी आपकी पेवमेंट की, स्लैब की, उस पूरी डेप्थ पे आपने गैप प्रोवाइड कर रखा था। व्हेनेवर वी विल डिजाइन द एक्सपेंशन ज्वाइंट, उस केस में मुझे बार्स प्रोवाइड करनी ही पड़ेंगी। और जब मैं बार्स की बात करता हूं तो इफ दिस वाज योर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, दिस वाज योर ट्रांसवर्स डायरेक्शन, तो जो बार्स मैं यहां पर प्रोवाइड कर रहा था, जो बार्स में अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ऑफ द रोड और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक प्रोवाइड कर रहा था, उन बार को मैं बोलता हूं डावल बार। उन बार को हम लोग बोलते हैं डावल बार। तो यस, डावल बार आर कंपल्सरी इन एक्सपेंशन ज्वाइंट। एक्सपेंशन ज्वाइंट को कभी भी बिना डावल बार के नहीं प्रोवाइड करेंगे, नहीं डिजाइन करेंगे। क्यों? रीजन क्या है इसका? इस रीजन को समझने की कोशिश करता हूं। व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग द
डावल बार इन द केस ऑफ एक्सपेंशन ज्वाइंट। डावल बार को हम क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं इसको समझते हैं क्या बोला गया। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। मान लो ये स्लैब थी तुम्हारी, दिस इज द स्लैब 1 एंड दिस इज योर अनदर स्लैब, स्लैब 2, और यहां पर हम लोगों ने प्रोवाइड कर रखा डेल्टा गैप, वी हैव प्रोवाइडेड द डेल्टा गैप। अब क्या, डायग्राम इज नॉट इन स्केल, डायग्राम स्केल पे नहीं है, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। अब यहां पर एक व्हील आया, व्हील से इस पे लोड लग रहा है पी, व्हील से इस पे एक लोड लग रहा है पी। ऑब्वियसली ड्यू टू दिस पी, इस पी की वजह से ये पेमेंट जो है विल बेंड लाइक दिस, इस पेमेंट में कुछ डिफ्लेक्शन होने वाला है, यस और नो। क्या मैं क्या मैं रिजल्टेंट की बात करूं, टोटल जो गैप आ रहा है इस फर्स्ट पेमेंट एंड सेकंड पेमेंट के बीच में, दैट इज द सेटलमेंट, दैट इज द डिफरेंशियल सेटलमेंट, यस और नो। दैट इज द डिफरेंशियल सेटलमेंट फॉर एग्जांपल डेल्टा 1। अगर ये डिफरेंशियल सेटलमेंट ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम क्या होगा, अगर ये डिफरेंशियल सेटलमेंट ज्यादा है उस केस में यू विल फाइंड कि व्हेनेवर दिस व्हील विल कम टू दिस पेमेंट, जब वो व्हील यहां पर आने वाला है, ऑब्वियसली हियर यू विल फाइंड सडन इंपैक्ट विल बी देयर। तो इंपैक्ट की वजह से देयर विल बी डिस्कंफर्ट, जिस रीजन की वजह से आप इस डिफरेंशियल सेटलमेंट को कम से कम रखना चाह रहे हैं, आप इस डिफरेंशियल सेटलमेंट की वैल्यू को कम करना चाह रहे हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, तो फॉर दैट वी विल प्रोवाइड द डावल बार। अब इसी टारगेट को अचीव करने के लिए, इसी रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए, नाउ आई एम प्रोवाइडिंग द डावल बार इन दिस जॉइंट। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड डावल बार प्रोवाइड करने से हुआ क्या, व्हाट हैपेंड ड्यू टू डावल बार। तो दीज आर योर डावल बार फॉर एग्जांपल। क्या हुआ, तो वी हैव अप्लाइड दिस लोड, वी हैव अप्लाइड दिस लोड P. Now due to this P, obviously this payment will bend, obviously this payment will bend, but now this payment is connected to the next payment. ये slab जो है वो आइसोलेटेड स्लैब नहीं है, दिस स्लैब इज कनेक्टेड टू अनदर स्लैब विद द हेल्प ऑफ डबल बार, जिसकी वजह से ये स्लैब को भी थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, दिस स्लैब इज ऑल्सो गोइंग टू बी बेंड समथिंग, कुछ एक्सटेंट तक सेकेंड स्लैब को भी क्या करना पड़ेगा, बेंड करना पड़ेगा। अगर ये बेंड करेगा तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिफरेंशियल सेटलमेंट, फॉर एग्जांपल दैट इज डेल्टा 2, दैट इज डेल्टा 2। अगर उसको मैंने डेल्टा 1 बोला था, दिस इज योर डेल्टा 1 and this differential settlement is delta 2. Now I can say डावल बार प्रोवाइड करने की वजह से डेल्टा 2 is less than डेल्टा 1। आपने कुछ हद तक इस डिफरेंशियल सेटलमेंट की वैल्यू को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो यस, पहला ऑब्जेक्टिव टू डावल बार प्रोवाइड करने का ये है। तो पहला ऑब्जेक्टिव मैं लिख देता हूं, टू रिड्यूस द डिफरेंशियल सेटलमेंट ऑफ द पेमेंट ऑफ द स्लैब। तो स्लैब की डिफरेंशियल सेटलमेंट को रिड्यूस करने के लिए वी आर यूजिंग द डावल बार, वी आर प्रोवाइडिंग द डावल बार। दूसरा गेम क्या है, द नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू द डावल बार, इट विल ट्रांसफर ट्रैफिक लोड, या आपके पेमेंट पे स्लैब पे जो भी ट्रैफिक का लोड आ रहा है, फ्रॉम वन स्लैब टू अनदर स्लैब, एक स्लैब से दूसरे स्लैब तक वो इस लोड को क्या करने वाले, ट्रांसफर करने वाले हैं। अगर ये लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म तभी होगा जब दोनों स्लैब कनेक्टेड है, और आपने उन दोनों स्लैब को कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ डावल बार। तो टू फुलफिल दीज फीचर्स, इन पॉइंट्स को अचीव करने के लिए वी विल प्रोवाइड द डावल बार इन द केस ऑफ एक्सपेंशन ज्वाइंट। एंड यस, इन एक्सपेंशन ज्वाइंट डावल्स बार आर द कंपलसरी बार्स। आपको एक्सपेंशन ज्वाइंट में डावल बार प्रोवाइड करना ही करना है। तो आई होप यहां तक का डिस्कशन क्लियर। तो डावल बार क्या होता है, डावल बार की डायरेक्शन क्या होती है, क्यों डावल बार प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारी बातें भी आपको क्रिस्टल क्लियर है। तो दिस वाज आवर डिस्कशन रिलेटेड टू द एक्सपेंशन ज्वाइंट। एक्सपेंशन ज्वाइंट्स के बारे में इतनी बातें जानना मेरे लिए जरूरी था, जो बातें हम लोगों ने अभी यहाँ पर डिस्कस की related to the expansion joint. Everyone please confirm the discussion till now is clear to all of you, yes or no.
चलो तो कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को। एक्सपेंशन ज्वाइंट के सारे बात क्लियर है? वेरी गुड, अच्छी बात है। अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। नाउ सी द नेक्स्ट डिस्कशन। नाउ सी द नेक्स्ट डिस्कशन एंड द नेक्स्ट डिस्कशन इज रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट। अब हम लोग बात करने वाले कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट की। कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट, तो सबसे पहले समझते हैं कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट क्यों प्रोवाइड करें। तो कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट हम वी प्रोवाइड द कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट टू अलाउ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द पेमेंट, टू अलाउ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द पेमेंट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पेमेंट, ठीक है। या जो भी आपकी स्लैब है उसमें टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या टेम्परेचर कंडीशंस होनी चाहिए, कब कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर या फिर जिसको आप बोल रहे थे कंस्ट्रक्शन टेम्परेचर, इज लेस देन, अगर आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर या फिर कंस्ट्रक्शन टेम्परेचर कम है, किससे कम है, फ्रॉम द इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, सॉरी, इज ग्रेटर देन, इट शुड बी ग्रेटर देन इन्वायरमेंटल टेम्परेचर क्या है, कम है, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, इन दैट केस देयर विल बी द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द पेमेंट। आपकी स्लैब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगी। क्लियर है, ये बात भी समझ में आ गई। अब इससे होने क्या वाला है, व्हेनेवर द स्लैब विल कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको देयर शुड बी सम सुटेबल अरेंजमेंट, कुछ सुटेबल अरेंजमेंट प्रोवाइड करने पड़ेंगे ताकि इस कॉन्ट्रैक्शन को आप अलाउ कर पाए। अदरवाइज देयर विल बी डिस्कम्फर्ट, देयर विल बी प्रॉब्लम। तो टू अचीव दिस टारगेट, टू फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट, व्हाट वी विल डू, तो ये अपनी स्लैब थी दैट वी हैव डिस्कस। इन दिस स्लैब ऑफ थिकनेस h, जिसकी थिकनेस स्मॉल h थी, अब मैं क्या करने वाला हूं, इन दिस केस व्हाट वी विल डू, हम लोग यहां पर एक कट मार्क करने वाले जिसको मैं बोलता हूं सॉ कट, जिसको मैं क्या बोलता हूं, सॉ कट। अब होगा क्या, तो अपने पास एक इंस्ट्रूमेंट रहेगा, वी विल हैव वन इंस्ट्रूमेंट लाइक दिस। वो इंस्ट्रूमेंट कुछ इस तरीके का दिखने वाला है। विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट वी विल मार्क अ कट ऑन आवर पेमेंट, ऑन आवर स्लैब। तो जब कभी भी आप कंक्रीट को प्लेस कर रहे होंगे, कंक्रीट अभी सेटल नहीं हुआ है, कंक्रीट इज इन प्लास्टिक स्टेट, तो जैसे ही कंक्रीट को आपने प्लेस किया है, तो एट वेल डिफाइंड लोकेशन, प्री डिफाइंड लोकेशन, वी आर गोइंग टू डेलिबरेटली प्रोवाइड दिस सॉ कट। कितना कट मार्क करेंगे सर, तो दिस कट विल बी ऑफ h/4 डेप्थ। ये जो कट होगा ये h/4 डेप्थ का रहने वाला है। इस कट को प्रोवाइड करने से हुआ क्या, नाउ आई कैन से देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ हिंज। नाउ दिस पेमेंट कैन गो लाइक दिस। अब जब ये पेमेंट इस तरीके से मूव कर सकती है अबाउट दिस पॉइंट, इसके बिहेवियर को मैं बोल सकता हूं दिस इज द हिंज बिहेवियर। तो अब ये एक हिंज की तरीके क्या करने वाला है, बिहेव करने वाला है। Obviously, when the payment will try to uplift like this, in that case, can I say there will be tension on the bottom side? Bottom side पे टेंशन होगा। अगर यहाँ पर टेंशन होगा तो यहाँ पर होने वाला फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स, तो यहाँ पर क्रैक्स फॉर्मेशन होगा बॉटम पे, और ये कट आप प्री डिफाइंड लोकेशन पे प्रोवाइड करने वाले, सो दैट आवर पेमेंट कैन इजिली कॉन्ट्रैक्ट। तो जब कभी भी ये इन्वायरमेंटल कंडीशंस और स्टैंडर्ड टेम्परेचर का कंडीशंस विल बी समथिंग लाइक दिस, तो वी विल अलाउ द कॉन्ट्रैक्शन इन आवर स्लैब, फॉर दैट वी आर प्रोवाइडिंग द कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट। तो क्या क्या पॉइंट समझ में आ गए। कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट की अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट, तो दीज आर नॉट फुल डेप्थ ज्वाइंट, ये आपके फुल डेप्थ ज्वाइंट नहीं है, यस और नो, दीज आर नॉट फुल डेप्थ ज्वाइंट। और हिंज फॉर्मेशन विल बी देयर, उसी हिंज के अबाउट आपकी पेमेंट का मूवमेंट होने वाला है। अगर बात करें बार्स की, क्या मैं इसमें कोई रीइंफोर्समेंट यूज कर सकता हूं, तो इट्स योर चॉइस, आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट दो तरीके से हम डिजाइन कर सकते हैं, विद डावल बार, आप चाहो तो कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट में डावल बार यूज करो, और वी कैन ऑल्सो प्रोवाइड द कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट विदाउट डावल बार। तो विद डावल बार वी विल डिजाइन, विदाउट डावल बार वी विल डिजाइन
सर डाबल बार क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट जो है वो भी मेरा ट्रांसफर ज्वाइंट था, और ट्रांसफर ज्वाइंट में जो भी बार्स हम प्रोवाइड करते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक, अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ऑफ द रोड, उन सभी बार्स को मैं बोलता हूं डाबल बार। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन द टर्म डाबल बार। तो कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट को हम डाबल बार के साथ और डाबल बार के बिना दोनों तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। कैसे डिजाइन करेंगे दैट वी विल सी। तो यही हमारे डिस्कशन का पार्ट रहने वाला, दोनों पार्ट हम लोग कवर करने वाले हैं। तो लेट्स सी द केस नंबर 1। सबसे पहले केस नंबर 1 देखते हैं। और केस नंबर 1 में क्या है, अल्टीमेटली मुझे ये बताना है कि जो कट आप मार्क करने वाले हो ये कितनी कितनी लेंथ पे आपको एक कट मार्क करने, ये किस लोकेशन पे कट मार्क करने हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको डायग्राम में भी दिखाया था, एक बार फिर से रिफर करते हो उस डायग्राम को, जस्ट रिफर दैट डायग्राम वंस अगेन। तो ये जो आपको मैंने ज्वाइंट्स की डिस्टेंस वैल्यू बताई थी, तो आई हैव एक्सप्लेन फॉर एग्जांपल दीज आर कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट। अब ये स्पेसिंग जो है, ये कट की जो स्पेसिंग है, यू कैन फाइंड स्पेसिंग, यू कैन फाइंड दिस स्पेसिंग ऑल्सो, यू कैन फाइंड दिस स्पेसिंग। तो अलग अलग जगह पे आपको स्पेसिंग दिख रही है। तो ये कैसे डिसाइड किया गया होगा कि कितने डिस्टेंस में, कितने गैप में आपको ये कट प्लेस करने, आपको ये कट लगाने हैं। तो फॉर दैट वी विल सी द एनालिसिस पार्ट। उसके लिए हम लोग को देखना पड़ेगा और हम लोग देखेंगे एनालिसिस पार्ट को। एंड द एनालिसिस पार्ट विल बी समथिंग लाइक दिस, दैट इज केस नंबर 1। तो मैं डिजाइन करना चाह रहा हूं कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट को। तो आई विल डिजाइन द कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट विदाउट डाबल बार, विदाउट डाबल बार। अभी मैंने कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट में किसी भी तरीके की कोई भी डाबल बार प्रोवाइड नहीं की है। उस केस में व्हाट शुड बी द स्पेसिंग, व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट। तो इसके लिए कुछ पुराना डिस्कशन रिकॉल करते हैं। रिकॉल द प्रीवियस डिस्कशन। तो अभी लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया टेम्परेचर एनालिसिस के बारे में। तो स्ट्रेस एनालिसिस के बारे में। टेम्परेचर कहां से आ गया? तो रिजिड पेमेंट में कैसे स्ट्रेसेस आने वाले हैं। तो वी हैव परफॉर्म द स्ट्रेस एनालिसिस पार्ट। और वहां पर मैंने वहां पर वेट वहां पर हम लोगों ने एक स्ट्रेस की बात की थी, दैट वाज द फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस, दैट वाज द फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस। और ये फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस आ रहे थे ड्यू टू द सीजनल वेरिएशन, ड्यू टू द सीजनल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। तो सीजनल वेरिएशन की वजह से ये स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे थे। तो हम लोगों ने इन फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस की वैल्यू को कैलकुलेट भी किया था, इफ यू रिमेंबर। दैट वाज द एसएफ, और एसएफ से मैंने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया था, दैट वाज एलएक्स इंटू गामा इंटू एफ बाई 2। तो ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया। इसी फॉर्मूले के बेसिस पे, इसी कंसेप्ट के बेसिस पे हम लोग डिफाइन करने वाले हैं कि व्हाट शुड बी द स्पेसिंग इन द केस व्हेन वी आर नॉट प्रोवाइडिंग द डाबल बार इन कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट। जब हम कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट में कोई डाबल बार प्रोवाइड नहीं कर रहे, उस केस में क्या स्पेसिंग रहने वाली, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट रिकॉल कराना जरूरी था। इसी कंसेप्ट को हम लोग यूज करके डिजाइनिंग करने वाले। तो लेट्स सी। तो मान लो एक आपने पेमेंट ले ली, तो दिस इज योर पेमेंट लेट्स से। तो ये आपकी कोई पेमेंट थी, और आपके जो कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट है उनके बीच की डिस्टेंस एलएक्स है। उनके बीच की जो डिस्टेंस आपने बोली, दैट डिस्टेंस इज लेट्स से दैट इज एलएक्स। और ये कुछ पेमेंट हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया है। इस पेमेंट की डायमेंशंस की बात कर ले तो ये फॉर एग्जांपल एलएक्स है, इसको आपने बोला था एल वाई इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन, और इसको मैंने बोला था थिकनेस ऑफ द पेमेंट दैट इज स्मॉल एच, थिकनेस ऑफ द पेमेंट दैट इज स्मॉल एस। कॉन्ट्रैक्शन होगा, सुनो ध्यान से। तो कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तो कॉन्ट्रैक्शन क्यों होने वाला है और कहां पर होने वाला है, ऑल दैट पॉइंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस, ऑल दैट पॉइंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो इस तरीके के एनालिसिस हम लोग पहले भी परफॉर्म कर चुके हैं। ये हमारा एरिया होता था। कॉन्ट्रैक्शन होगा मतलब एक फोर्स इधर लग रहा होगा, एक फोर्स इधर लग रहा होगा, जिसकी वजह से ये पेमेंट क्या करना चाह रही है, कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रही है। बेटा ये फोर्स होगा कौन सा? अगर आपको याद हो, ये कोई और फोर्स नहीं है, ये अपना वही पुराना वाला फोर्स है जिसको आप बोल सकते हो फ्रिक्शनल फोर्स।
तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से दिस हाफ पेमेंट विल ट्राई टू मूव इन दिस डायरेक्शन एंड दिस हाफ पेमेंट विल ट्राई टू मूव इन दिस डायरेक्शन। यस और नो? बिल्कुल सही बात है। अब इसकी वजह से होगा क्या? देयर विल बी द डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रेसेस। द स्ट्रेसेस आर गोइंग टू बी डेवलप और दीज स्ट्रेसेस आर गोइंग टू बी टेंसाइल इन नेचर। ये आपके फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। और फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस की वैल्यू तो अभी निकाली मैंने। फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस की वैल्यू जो थी वो क्या थी? Lx इंटू गामा इंटू एफ बाई टू। Lx इंटू गामा इंटू एफ बाई टू। वी हैव ऑल्सो कैलकुलेटेड द फ्रिक्शनल फोर्स इफ यू रिमेंबर। तो हम लोगों ने फ्रिक्शनल फोर्स को भी कैलकुलेट किया था। तो अभी इसकी भी जरूरत पड़ेगी, इसके डिस्कशन को भी आगे चल के हम लोग देखने वाले। वी विल सी दैट डिस्कशन। मैं क्या लॉजिक लगाना चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि ये पेमेंट जो है, ये ज्वाइंट जो है वो ज्वाइंट सेफ है। और इफ आई वांट टू इंश्योर दैट कंडीशन दैट आवर ज्वाइंट शुड बी सेम, अगर मैं इस कंडीशन को इंश्योर करना चाहता हूं कि मेरा ज्वाइंट जो है कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट वो सेव रहे, वहां पर जो कॉन्क्रीट है वो सेव रहे, फॉर दैट व्हाट वी विल डू, कह रहे इससे कि यहां पर जो मटेरियल अभी मैंने प्रोवाइड कर रखा है, दैट मटेरियल इज नथिंग, दैट मटेरियल इज कॉन्क्रीट। वो मटेरियल कॉन्क्रीट है। किसी भी ग्रेड का कॉन्क्रीट होगा, उस कॉन्क्रीट की अपनी एक स्ट्रेंथ होगी। तो हम लोगों ने आरसीसी में पढ़ भी रखा है कंसेप्ट ऑफ द परमिसिबल स्ट्रेसेस। तो किसी भी मटेरियल पे कितना मैक्सिमम स्ट्रेस अपना अप्लाई कर सकते हैं, उसी वैल्यू को आप बोलते थे परमिसिबल वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रेसेस। तो कंक्रीट की डायरेक्ट टेंशन में, डायरेक्ट कंप्रेशन में, शियर में, बेंडिंग टेंशन में, बेंडिंग कंप्रेशन में स्ट्रेंथ अलग अलग होती है, ये सब मुझे पता है। तो जब हम लोग आरसीसी पढ़ते थे तो इन्हीं वैल्यू को मैं रिप्रेजेंट करता था सिग्मा सीसी से, सिग्मा सीबीसी से। और वो सारी वैल्यूज मुझे कौन बताता था? एज पर द IS 456-2000। तो हमारे पास एक वहां पर कोड रहता था IS 456-2000। उसकी गाइडलाइन के बेसिस पे हम लोगों ने सारे ग्रेड के कंक्रीट के लिए मुझे परमिसिबल वैल्यूज क्या होती थी, पता होती थी। ठीक है, ये बात भी समझ में आती। मैंने बोला कि मुझे ज्वाइंट सेफ रखना है, तो फॉर सेफ डिजाइन मैं लिखना चाहूंगा, फॉर सेफ डिजाइन, सेफ डिजाइन के लिए क्या कहानी होना चाहिए? मान लो ये जो कंक्रीट है, इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसकी जो मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू है, दैट इज द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेन, मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस इन द केस ऑफ कंक्रीट, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं SC से। आई एम रिप्रेजेंटिंग दैट वैल्यू विद द हेल्प ऑफ नोटेशन SC। अगर मैं बोलता हूं SF जो है, SF फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस डेवलप ड्यू टू दिस फ्रिक्शनल फोर्स, इन फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं उनको मैं बोलता हूं SF। अगर SF की वैल्यू SC से ज्यादा है, इफ योर SF इज मोर देन SC, इफ योर SF इज मोर देन SC, क्या होने वाला है? ऑब्वियसली द पेमेंट इज गोइंग टू बी फेल। आपकी जो स्लैब है, वहां की जो कंक्रीट है, वो कंक्रीट क्या कर जाएगी? फेल कर जाएगी। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? मैं बोल सकता हूं SF शुड बी लेस देन और इक्वल टू SC। SF शुड बी लेस देन और इक्वल टू SC। मतलब अगर ये कंडीशन है तो मैं बोल सकता हूं कि यस, आवर डिजाइनिंग इज गोइंग टू बी सेफ, आवर डिजाइनिंग इज गोइंग टू बी सेफ। नाउ आई कैन से लाइक दैट, यस और नो? इसी कंसेप्ट को यूज कर लेते हैं, इसी कंसेप्ट को वी विल यूज। तो आई कैन से SF विल बी इक्वल टू SC, और SC की वैल्यू मुझे पता है Lx इंटू गामा इंटू एफ बाई टू। यस और नो? अरे हाँ है ना? तो SC की वैल्यू कितनी होती? स्टैंडर्ड वैल्यू होती, वी हैव स्टैंडर्ड वैल्यू, दैट इज 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। गामा इज द यूनिट वेट ऑफ द कंक्रीट, गामा यूनिट वेट है कंक्रीट का, तो 2400 kg पर मीटर क्यूब, दैट वी हैव आल्सो डिस्कस। F इज द सबग्रेड और कंक्रीट के बीच में फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है, दैट इज गोइंग टू बी 1.5। तो अगर आप इन सारी वैल्यूज को पुट करते हैं, यूनिट्स को प्रॉपरली चेंज करते हैं, तो आई थिंक फ्रॉम हेयर यू विल गेट Lx इज इक्वल टू 4.44, नियरली इक्वल टू 4.5 मीटर। आप इन दोनों के बीच में इस तरीके से Lx की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जस्ट पुट ऑल दीज वैल्यू, इन सारी वैल्यूज को पुट करके जब आप सॉल्व करेंगे, यू आर गोइंग टू गेट द स्पेसिंग बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट। कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट्स के बीच में जो स्पेसिंग आपको प्रोवाइड करनी है, मतलब इसको मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि अगर मैं कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट में डावल्स बार को नहीं यूज कर रहा हूं, इफ आई एम नॉट यूजिंग डावल बार इन द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट, तो हर 4.5 मीटर के इंटरवल में वी आर गोइंग टू मार्क अ कट
ऑफ द थिकनेस h/4। h/4 थिकनेस का कट हम लोग मार्क करने वाले हैं। डेलिबरेटली वी आर गोइंग टू मार्क दैट कट एट एवरी 4.5 मीटर इंटरवल इन आवर रिजिड पेमेंट। कैन आई से लाइक दिस? इस तरीके से बोल सकते हैं, यस और नो? यस। तो दिस इज आवर कंक्लूजन। तो आपके एग्जाम में ये वैल्यू डायरेक्टली पूछी जाती है कि व्हाट शुड बी द स्पेसिंग इन द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट व्हेन वी आर नॉट यूजिंग डॉवल बार। जब हम डॉवल बार को यूज नहीं कर रहे हैं उस केस में इसमें स्पेसिंग क्या होनी चाहिए। तो दैट वाज आवर डिस्कशन। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये डिस्कशन भी आपको समझ में आ गया। तो ये केस 1 था। दिस इज अवर केस 1। बट हमेशा कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट में डॉवल बार नहीं प्रोवाइड करेंगे, ऐसा नहीं है। तो वी कैन ऑल्सो प्रोवाइड द डॉवल बार इन द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। तो दैट इज अवर केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं? डिजाइन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। डिजाइन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। और जब हम व्हेन डॉवल्स बार आर प्रोवाइडेड, व्हेन डॉवल बार्स आर प्रोवाइडेड, आपने उस जॉइंट में डॉवल बार को क्या कर रखा है? प्रोवाइड कर रखा है। तब उस केस में व्हाट शुड बी द डिजाइन प्रिंसिपल? क्या होना चाहिए डिजाइन प्रिंसिपल? कैसे डिजाइन कर सकते हैं, इस चीज को भी अब समझ लेते हैं। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगेन टेक अ स्लैब। तो आपकी जो कंक्रीट की स्लैब थी, जो पेमेंट थी, उसी को उठाओ और इस डिस्टेंस को आप बोला करते थे LX LY एंड दैट वाज द थिकनेस ऑफ द पेमेंट। तो LX LY और थिकनेस ऑफ द पेमेंट एज इट इज वही टर्म चल रहे हैं। तो इसको मैं बोलता था दिस इज योर LX, दिस इज योर LY, दिस इज योर LY एंड दिस इज योर थिकनेस ऑफ पेमेंट दैट इज H। यस। क्या होगा? तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन तो अभी भी होने वाला है। देयर विल बी कॉन्ट्रैक्शन, यस और नो? तो जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो अगेन यू विल फाइंड कि इस लोकेशन पे क्या हो रहा था। यहां पर स्ट्रेसेस आर गोइंग टू बी डेवलप, द स्ट्रेसेस आर गोइंग टू बी डेवलप एंड दैट स्ट्रेसेस विल बी टेंसाइल इन नेचर। ये अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया था, दैट स्ट्रेसेस विल बी टेंसाइल इन नेचर। प्रॉब्लम क्या है? अब मैं बोल रहा हूं कि मैं अगर यहां पर डिजाइन कर रहा हूं डॉवल बार, मींस आई एम प्रोवाइडिंग द डॉवल बार समवेयर हियर लाइक दिस। मैं कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट में डॉवल बार की डिजाइनिंग कर रहा हूं, तो कहना इसे कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है, दिस फ्रिक्शनल फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं, और तो लेट्स से द फ्रिक्शनल फोर्स इज ग्रेटर देन स्ट्रेंथ ऑफ बार। स्ट्रेंथ ऑफ बार, जो भी इस बार की स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा अगर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, कहना इसे दिस इज द अनसेफ कंडीशन। दिस इज द अनसेफ कंडीशन, यस और नो? मतलब जितनी स्ट्रेंथ आपके बार की है उससे ज्यादा के फ्रिक्शनल फोर्स नहीं अप्लाई कर सकते आप, अदरवाइज बार इज गोइंग टू बी फेल, यस और नो? तो फॉर सेफ डिजाइनिंग, सेफ डिजाइनिंग के लिए क्या करना चाहिए? कहना इसे फॉर सेफ डिजाइनिंग फ्रिक्शनल फोर्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ बार, शुड बी लेस देन और इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ बार। दैट शुड बी द कंडीशन, यस और नो? तो मैं बोल सकता हूं कि यस अवर ज्वाइंट इज गोइंग टू बी सेम जब हम यहां पर डॉवल्स बार की क्या कर रहे हैं? डिजाइनिंग कर रहे हैं। इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए क्या मैंने फ्रिक्शनल फोर्स पहले निकाला था? तो मैंने अभी आपसे बोला था फ्रिक्शनल फोर्स की जरूरत पड़ेगी एंड दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज गोइंग टू बी FF। दैट वाज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और वेट ऑफ द हाफ स्लैब। तो LX/2 into LY into H, that was the volume, into unit weight of concrete, into unit weight of concrete, that was your normal reaction, that was your normal reaction। तो फ्रिक्शन का कोफिशिएंट इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो वेट ऑफ द हाफ स्लैब के बराबर होगा। और उस वेट ऑफ द हाफ स्लैब निकालने के लिए मैंने उस हाफ स्लैब का वॉल्यूम ले लिया और यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं बात करता हूं स्ट्रेंथ ऑफ बार, अपने बार की या रीइंफोर्समेंट की स्ट्रेंथ क्या है? तो मैंने पढ़ा था स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। मैक्सिमम कितना फोर्स आपकी बार बियर कर सकती है, दैट विल बी इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। वो किसके बराबर होने वाला है? स्ट्रेस इनटू एरिया के क्या बराबर होने वाला है? हाँ बिल्कुल बराबर होगा। हाँ बिल्कुल स्ट्रेस इनटू एरिया के बराबर होगा। कोई भी बार आप यूज कर रहे हैं, कोई भी बार आप रीइंफोर्समेंट यूज कर रहे हैं तो उसका अपना एक डाया होगा। तो फाई इज द डाया ऑफ बार। फॉर एग्जांपल सिग्मा ST इज द परमिसिबल स्ट्रेसेस, दीज आर योर परमिसिबल स्ट्रेसेस इन स्टील। तो कितने मैक्सिमम स्ट्रेसेस आप अलाउ कर सकते हैं
किसी भी स्टील के लिए वो वैल्यू भी आपको पता होगी। तो कहना इससे द स्ट्रेंथ ऑफ बार इज गोइंग टू बी सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी, वेयर ए एस टी इज द एरिया ऑफ स्टील, वेयर ए एस टी इज एरिया ऑफ स्टील। तो वही कंसेप्ट लगा दिया हम लोगों ने। मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस कितने हैं सर, वो सिग्मा एस टी है। एरिया ऑफ स्टील कितना है, दैट इज ए एस टी। तो वी कैन अप्लाई विद द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट वी कैन अप्लाई द कंडीशन लाइक दिस। मैंने क्या बोला, मुझे करनी है सेफ डिजाइन। तो फॉर सेफ डिजाइन फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा दैट शुड बी इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ बार, दैट शुड बी इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ बार। तो फ्रिक्शनल फोर्स अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, फ्रिक्शन का कोफिशिएंट इंटू एल एक्स बाई टू इंटू एल वाई इंटू एच इंटू गामा, यस, दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी, दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी। इस तरीके कंसेप्ट लगा सकते हैं। क्या मैं यहां से स्पेसिंग बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट निकाल सकता हूं? द स्पेसिंग बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट फ्रॉम दिस इक्वेशन आई कैन राइट 2 times of sigma st into ast, 2 times of sigma st into ast divide by f into ly into h into gamma। तो ये आपका फॉर्मूला है, सारी वैल्यूज तुम्हें पता होंगी इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, और जिसकी बेसिस पे आपने कैलकुलेट किया था स्पेसिंग बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, और जब मैं यहां पर प्रोवाइड कर रहा था डावल बार। तो व्हेन डावल बार इज प्रोवाइडेड इन दिस वे विद द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट we can find the spacing between the contraction joint। तो I hope this point is also clear to all of you। ये डिस्कशन भी आप सभी को क्लियर है? एवरीवन प्लीज कंफर्म yes or no। तो I hope this discussion is clear to all of you। In this way we are going to perform the analysis। कुछ इस तरीके से हम लोग एनालिसिस परफॉर्म करने वाले। तो एवरीवन प्लीज कंफर्म द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू yes or no। यहां तक का डिस्कशन सभी को क्लियर है? एक बार सभी लोग कंफर्म कर दीजिए सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर। तो वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ अवर सब्जेक्ट। हम लोग अपने इस क्रैश कोर्स के ऑलमोस्ट एंड पे हैं। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सभी लोग कंफर्म करिए कि यहां तक का डिस्कशन जो हम लोगों ने किया है रिलेटेड टू द जॉइंट्स, दिस इज परफेक्टली क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दिस इज परफेक्टली क्लियर टू ऑल ऑफ यू yes or no। एवरीवन प्लीज कंफर्म। चले आगे चले। Should we move to our next discussion? चलो, तो इन दिस में अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया इस टॉपिक में? इन दिस टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या थे, उसके टाइप्स क्या थे, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया एक्सपेंशन जॉइंट की कहानी, एक्सपेंशन जॉइंट कैसे डिजाइन कर सकते हैं, और हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट कैसे डिजाइन कर सकते हैं। दो कंडीशन थी, विद डावल बार, विद डावल बार एंड विदाउट डावल बार, विदाउट डावल बार, दोनों केस डिस्कस कर लिए। तो ऑल दिस पॉइंट्स वी हैव कवर्ड टिल नाउ। यहां तक हम लोगों ने इतना डिस्कशन कर लिया है, आगे चलते हैं। थोड़ा सा मैंने बेसिक में आपको ये भी बताया कि डावल बार क्यों प्रोवाइड कर रहे थे, व्हाट द ऑब्जेक्टिव फॉर प्रोवाइडिंग द डावल बार इन द केस ऑफ जॉइंट, दैट पार्ट वी हैव आल्सो डिस्कस। तो नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली वन टॉपिक, एक टॉपिक के साथ हम लोग बचे हुए हैं, एंड दैट टॉपिक इज टाई बार। तो टाई बार क्या होता है, पहले इसको डिफाइन करेंगे। टाई बार में हमें डिस्कस करना है व्हाट विल बी द एरिया ऑफ स्टील, कितना टाई बार में एरिया प्रोवाइड करना है टाई बार का। वी विल ऑल्सो डिस्कस द स्पेसिंग, स्पेसिंग ऑफ टाई बार वी विल डिस्कस, एंड वी विल डिस्कस द लेंथ ऑफ टाई बार, लेंथ ऑफ टाई बार। ये तीन टॉपिक हम लोग को कवर करने, एंड दिस विल बी द लास्ट टॉपिक फॉर दिस कोर्स ऑफ क्रैश कोर्स ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। तो हाईवे इंजीनियरिंग के क्रैश कोर्स का ये लास्ट टॉपिक होने वाला है। चलो इसको भी कंप्लीट करते हैं। लेट्स कंप्लीट दिस टॉपिक ऑल्सो। तो क्या बोला गया, चलो सर लेट्स टॉक अबाउट द डिजाइन ऑफ टाई बार। टाई बार की डिजाइन करते हैं। तो अभी मैंने बताया था, तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट था, ये जो लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट था, यहां पर जो बार आपने प्रोवाइड की थी, इन बार्स को आप बोलते थे टाई बार, इन बार्स को आपने बोला था टाई बार।
तो पहले जरा इनकी डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो टाई बार्स आर प्रोवाइडेड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक। कैन आई से लाइक दिस? क्योंकि जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आपका ट्रैफिक भी मूव कर रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक इज ऑल्सो सेम। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आई एम सेइंग द टाई बार्स आर प्रोवाइडेड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक। बिल्कुल सही बात है। द टाई बार्स आर प्रोवाइडेड परपेंडिकुलर टू द longitudinal direction of the road. Yes, this statement also correct. The tie bars are provided along the transverse direction of the road. The tie bars are provided along the transverse direction of the road. Yes, this point is also correct. तो कैसे प्लेस कर रहे हैं टाई बार को, कौन सी रीइंफोर्समेंट को, उसके बेसिस पे वी विल डिफाइन द नेम ऑफ दैट बार, टाई बार और डावल बार। टाई बार प्रोवाइड करने का ऑब्जेक्टिव क्या था? तो एक बार डायग्राम रिफर करते हैं, एक बार रियल डायग्राम रिफर करते हैं जो हमारे पास अवेलेबल है। तो इन रियल डायग्राम यू कैन सी हियर वी आर प्रोवाइडिंग द टाई बार। इस डायग्राम में अगर मैं आपको समझाऊं तो हम लोग यहां पर प्रोवाइड करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड दिस बार। तो आई थिंक वी शुड यूज रेड कलर। यस, तो दीज बार्स दैट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड, इन्हीं को मैं बोल रहा हूं टाई बार। मैंने पहले भी बोला था, इन्हीं को मैं बोल रहा हूं टाई बार। दीज आर प्रोवाइडेड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक। These are provided perpendicular to the longitudinal direction of the road। सारे पॉइंट्स को आप विजुअलाइज कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसका दूसरा व्यू देखते हैं। लेट्स सी द अनदर व्यू, लेट्स सी द अनदर व्यू एंड द अनदर व्यू समथिंग लाइक दिस। तो अब इसके बगल में भी हम लोग एक स्लैब बनाने वाले हैं। वी विल ऑल्सो कंस्ट्रक्ट द स्लैब समवेयर हेयर, और इन दोनों स्लैब को कनेक्ट करने के लिए वी आर यूजिंग दिस बार एंड दिस बार विल बी कंसिडर एज द टाई बार। तो पहला ऑब्जेक्टिव अगर मैं बोलूं कि हम लोग टाई बार क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं इन द केस ऑफ रिजिड पेमेंट, तो सबसे पहले तो मैं इस बात को समझता हूं। तो टू होल्ड द एडजसेंट टू होल्ड द एडजेसेंट स्लैब को उनकी पोजीशन पर होल्ड करने के लिए वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द टाई बार समथिंग लाइक दिस। हम लोग इस तरीके से कुछ टाई बार को क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छी बात है। क्या टाई बार किसी भी डावल बार लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ट्रैफिक के लोड को ट्रांसफर कर रहा था फ्रॉम वन स्लैब टू अनदर स्लैब, दैट वी हैव डिस्कस। डावल बार में हम लोगों ने देखा कि जो ट्रैफिक एक स्लैब पे जो लोड आ रहा था उस लोड को हम लोग ट्रांसफर करा पा रहे थे दूसरे स्लैब में, जब हम लोगों ने डिजाइन किया था डावल बार को। बट वी विल नॉट डिजाइन टाई बार फॉर एनी लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म। हम लोग टाई बार एडजेसेंट स्लैब में लोड ट्रांसफर करने के बेसिस पे नहीं डिजाइन कर रहे हैं। मतलब इट विल नॉट टेक एनी पार्टिसिपेशन, तो इट विल नॉट ट्रांसफर लोड फ्रॉम वन स्लैब टू अनदर स्लैब। ये एक स्लैब से दूसरे स्लैब में कुछ भी लोड ट्रांसफर करने वाला नहीं है। इसका सिर्फ ऑब्जेक्टिव इतना है कि ये एडजेसेंट स्लैब को उनकी पोजीशन पर होल्ड करके रखेगा ताकि उनकी पोजीशन चेंज ना हो। फॉर दैट ओनली वी विल प्रोवाइड द टाई बार। तो कुछ कभी कभी ऐसा होगा कि लोड ट्रांसफर होगा, एक स्लैब से एडजेसेंट दूसरे स्लैब में लोड ट्रांसफर होगा, और अगर कभी ऐसा होता है तो दैट लोड ट्रांसफर will occur due to the that load transfer will occur due to the aggregates। तो अगर दो स्लैब के बीच में कोई स्पेसिंग है, अगर दो एडजेसेंट स्लैब के बीच में कोई स्पेसिंग है और वहां पर आपने एग्रीगेट्स फिल कर रखे हैं, तो एग्रीगेट विल पार्टिसिपेट टू ट्रांसफर द लोड फ्रॉम अनदर स्लैब। वी आर एज्यूमिंग दैट the tie bar will not participate in any load transfer mechanism। ये लोड ट्रांसफर में मदद नहीं करने वाला आपका, और उस बेसिस पे हम इसकी क्या करने वाले हैं, वी विल डिजाइन द टाई बार। टाई बार में क्या क्या डिजाइन करना है मैंने आपको पहले ही बताया। इन टाई बार वी विल डिस्कस अबाउट द हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड, AST कितना होना चाहिए, स्पेसिंग ऑफ द टाई बार, स्पेसिंग कितना होना चाहिए, एंड वी विल ऑल्सो सी द लेंथ ऑफ द टाई बार।
तो लेंथ ऑफ द टाई बार भी हम लोग देखने वाले हैं। तो अगेन आई वांट कि हम जरा दो डायग्राम बनाते हैं जरा समझने के लिए। तो आई एम यूजिंग दिस डायग्राम रफली। तो ये आपने पहला डायग्राम बनाया था, दिस इज योर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, दिस इज योर ट्रांसवर्स डायरेक्शन, यस और नो। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। अभी तक जो मैं मेजरमेंट कर रहा था, मैं स्लैब 1 स्लैब 2 में किसी एक स्लैब के लिए कर रहा था, एक्सपेंशन ज्वाइंट और कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट के केस में, एक्सपेंशन ज्वाइंट और कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट के केस में। नाउ आई एम सेइंग कि आई विल प्रोवाइड सम बार, यहां पर मैं कुछ बार्स प्रोवाइड करने वाला हूं। इन्हीं रेड बार्स को मैं बोल रहा हूं टाई बार, इन्हीं रेड बार्स को मैं बोल रहा हूं टाई बार। मैं ये जानना चाहता हूं, इट्स माय रिक्वायरमेंट। तो इस स्लैब की अगर मैं बात करूं तो विड्थ क्या थी, इस स्लैब की विड्थ थी एल वाई, दूसरे स्लैब की विड्थ भी थी एल वाई, यस और नो, दैट वी हैव डिस्कस। और ये लेंथ में लेता था एल एक्स, इस लेंथ को मैं बोला करता था दैट लेंथ इज फॉर एग्जांपल एल एक्स। मैं ये जानना चाहता हूं कि 1 मीटर लेंथ में, क्योंकि डिजाइनिंग जब हम करेंगे तो वी विल डिजाइन फॉर पर मीटर, हम 1 मीटर के लिए डिजाइन करना चाहते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि फॉर दिस 1 मीटर लेंथ, फॉर दिस 1 मीटर लेंथ कितने रीइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड होंगे या कितना एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड होगा टाई बार। तो कैन आई से इन दिस एनालिसिस आवर एलएक्स इज गोइंग टू बी 1, इन दिस एनालिसिस आवर एलएक्स इज गोइंग टू बी 1, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो टाई बार ड्यू टू दिस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से क्या होने वाला है, दिस पेमेंट विल बेंड हियर, दिस पेमेंट विल ट्राई टू मूव देयर, जस्ट एग्जांपल। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इस पूरी स्लैब से जितना भी फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो रहा है, दैट फ्रिक्शनल फोर्स शुड बी इक्वल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द टाई बार, यस और नो। तो कहानी वही चल रही है, कंसेप्ट वही चल रहा है। तो इसीलिए बोल रहा था कि ज्वाइंट वाले टॉपिक में विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, विजुअलाइज बहुत अच्छे से करना, अदरवाइज यू विल नॉट एबल टू रिकॉल द कंसेप्ट, आप उन कंसेप्ट को रिटेन नहीं कर पाएंगे। फॉर्मूले को याद करें ऐसा मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि किस कंसेप्ट के बेसिस पे अगर भूल भी जाते हैं तो इजिली वी कैन डिराइव द एक्सप्रेशन, हम बहुत आसानी से इनके लिए एक्सप्रेशन को डिराइव कर सकते हैं। लेट्स सी, चलो समझते हैं। तो 1 मीटर लेंथ में, तो पहले तो मैं समझ लेता हूं यहां फ्रिक्शन फोर्स लग कितना रहा है। तो कैन आई फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, यस, द फ्रिक्शनल फोर्स इज गोइंग टू बी द वेट ऑफ दिस स्लैब। इस स्लैब का वेट क्या है, तो फ्रिक्शन का कोफिशिएंट इनटू वेट ऑफ स्लैब 1 इनटू वेट ऑफ स्लैब 1, और वेट ऑफ स्लैब 1 को मैं लिख सकता हूं एल वाई इंटू एल एक्स इंटू एच इंटू गामा, यस और नो। मुझे पता है कि मैं डिजाइनिंग जो कर रहा हूं 1 मीटर लेंथ के लिए कर रहा हूं, तो आई कैन राइट द फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा एफ इंटू एल वाई इंटू एच इंटू गामा, यस और नो। ये कर लिया। क्या मैं स्ट्रेंथ ऑफ टाई बार निकाल सकता हूं, क्या मैं स्ट्रेंथ ऑफ टाई बार निकाल सकता हूं? अभी निकाला था बेटा, किसी भी बार की स्ट्रेंथ दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया, दैट इज गोइंग टू बी स्ट्रेस इंटू एरिया, और परमिसिबल स्ट्रेस फॉर एग्जांपल दैट आर सिग्मा एस टी, एरिया ऑफ टाई बार इज ए एस टी। तो नाउ दिस इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड लेट्स से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। फॉर सेफ डिजाइन आई विल राइट, फॉर सेफ डिजाइन, आप सेफ डिजाइन के लिए क्या कर सकते हैं, आई कैन राइट इक्वेशन 1 शुड बी इक्वल टू इक्वेशन 2। क्रिटिकल कंडीशन यही हो सकती है, क्रिटिकल कंडीशन यही हो सकती है। जस्ट पुट ऑल दीज वैल्यू एफ एल वाई एच गामा, तो एफ इंटू एल वाई इंटू एच इंटू गामा शुड बी इक्वल टू सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी। क्या मैं यहां से ए एस टी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं? Yes, can I calculate the value of AST? AST will be equal to F into Ly into H into gamma divide by sigma st. और ये जो भी AST आपने निकाली दैट इज फॉर पर मीटर लेंथ, 1 मीटर लेंथ में 1 मीटर पेमेंट के लेंथ में कितना रीइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड है, कितना टाई बार रिक्वायर्ड है, दैट वी हैव कैलकुलेटेड, So I hope all these points are clear to all of you. तो this simple concept we are going to apply. यहां पर जो मैंने Ly लिखा हुआ है वो Ly आपके एक स्लैब की विड्थ है, तो डू रिमेंबर दिस पॉइंट। इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल लेके डायग्राम के कंसेप्ट से एक्सप्लेन कर दिया है। तो कितनी वैल्यू क्या ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है तुम्हारे क्या भी रिजल्ट्स आने वाले हैं। क्लियर?
तो पहला तो मुझे निकालना था AST, वो मैंने निकाल लिया। नाउ आई विल कैलकुलेट द सेकेंड पार्ट, दैट इज नंबर ऑफ टाई बार। नंबर ऑफ टाई बार, तो ये भी मैं किसके लिए निकालने वाला हूं, फॉर 1 मीटर लेंथ। तो 1 मीटर लेंथ में ही कितने, तो फॉर एग्जांपल ये पेमेंट थी, ये डिस्टेंस है 1000 mm, इस 1000 mm में कितने टाई बार आपको प्रोवाइड करने, ये निकालना है। तो टोटल AST कितना रिक्वायर्ड, ये तो कैलकुलेट कर लिया, यस और नो। तो कह रहे राइट, नंबर ऑफ टाई बार जो होगा दैट विल बी इक्वल टू AST कितना, 1000 mm कितना स्पेस है, डिवाइड बाई नंबर ऑफ बार्स, डिवाइड बाई नंबर ऑफ बार्स, यस और नो। तो इसको मैं कर देता हूं इस नंबर ऑफ बार्स, चलो ठीक है। अगर मुझे निकालनी स्पेसिंग, इफ आई वांट टू कैलकुलेट द स्पेसिंग, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं नंबर ऑफ बार। तो टोटल AST जितना भी रिक्वायर्ड है और एक बार का कितना एरिया है, तो फाई इज द डाया ऑफ डाया ऑफ टाई बार, डाया ऑफ टाई बार। तो कितने डायमीटर का आप टाई बार यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे मैं कैलकुलेट कर सकता हूं वैल्यू किसकी, एरिया की। टोटल एरिया कितना रिक्वायर्ड था, उसमें से एक बार का कितना एरिया है, इसके बेसिस पे आई कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ टाई बार, ये निकाल लिया। नाउ आई वांट टू कैलकुलेट द स्पेसिंग ऑफ टाई बार। ये जो टाई बार्स आपने कैलकुलेट किए, इनको कितनी स्पेसिंग में प्रोवाइड किया जाए, तो कहना इससे दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्पेसिंग, यह मैंने पहले लिख दिया, दैट विल बी इक्वल टू, कहना ही राइट, S विल बी इक्वल टू 1000 mm का टोटल डिस्टेंस है, 1000 mm का टोटल डिस्टेंस अवेलेबल है, एंड टू नंबर ऑफ बार को मैं लिख सकता हूं, तो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया नंबर ऑफ बार, दैट इज गोइंग टू बी AST डिवाइड बाई पाई बाई 4 इंटू फाई स्क्वायर। ऑन दैट बेसिस वी कैन कैलकुलेट द स्पेसिंग। कुछ इस तरीके से हम लोग स्पेसिंग की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एवरीवन प्लीज कंफर्म द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो। यहां तक की सारी बातें क्लियर है। नाउ वी आर लेफ्ट विद वन मोर टॉपिक, वन मोर पॉइंट, एक पार्ट और बचा हुआ मेरा, दैट इज लेंथ ऑफ द टाई बार, लेंथ ऑफ टाई बार। तो इसको भी पहले मैं डायग्राम की हेल्प से विजुलाइज करने की कोशिश करता हूं। तो ये एक पेमेंट थी, फॉर एग्जांपल दिस वाज आवर पेमेंट, दिस वाज आवर पेमेंट, और यहां पे एक दूसरी पेमेंट थी, दिस वाज आवर अनदर पेमेंट। इन दो पेमेंट्स के बीच में आपने टाई बार्स प्रोवाइड किए, वी हैव प्रोवाइडेड द टाई बार समथिंग लाइक दिस। अब इस टाई बार की कितनी लेंथ होना चाहिए ये निकालना चाह रहा हूं। आई वांट टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द टाई बार। तो आरसीसी में हम लोगों ने कंसेप्ट डिस्कस किया था, जिस कंसेप्ट को बोलते थे एलडी, जिस कंसेप्ट को बोलते थे एलडी, एंड दैट इज नथिंग बट दैट इज डेवलपमेंट लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ। अब ये डेवलपमेंट लेंथ क्या होता था, डेवलपमेंट लेंथ is the minimum length of reinforcement required. Development length is the minimum length of the reinforcement required that should be embedded on the concrete. That should be embedded on the concrete so that there is a proper bonding between the concrete and steel. There should be proper bonding between the concrete and steel. अगर आप sufficient length provide नहीं करेंगे, if we are not embedding the sufficient length of the reinforcement, in that case there will be no proper bonding between the concrete and steel. कंक्रीट और स्टील के बीच में प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं होगी, और इसी बॉन्डिंग को इंश्योर करने के लिए हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा था एलडी का, दैट वाज द डेवलपमेंट लेंथ। यस, उसी कंसेप्ट को मैं यूज करता हूं। तो यहां पर भी तो कंक्रीट था, यहां पर भी कंक्रीट है, यहां पर भी कंक्रीट है, और ये रेड वाली बार जो हमारी है दैट आर योर स्टील, दैट आर योर स्टील। यस और नो, क्या करना अपने को, क्या मैं बोल सकता हूं कि मैं प्रॉपर बॉन्ड बनाने के लिए मुझे कम से कम जो डिस्टेंस प्रोवाइड करनी चाहिए वो एलडी इधर प्रोवाइड करना चाहिए एक स्लैब में, एंड फॉर स्लैब 2 वी विल आल्सो प्रोवाइड द एम्बेडेड लेंथ ऑफ एलडी। तो स्लैब 1 और स्लैब 2 जो कि एडजेसेंट स्लैब है, इनमें मुझे दोनों ही स्लैब में कम से कम एलडी लेंथ प्रोवाइड करना चाहिए, डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करना चाहिए रीइंफोर्समेंट का। देन ओनली देयर विल बी अ प्रॉपर बॉन्डिंग बिटवीन द कंक्रीट एंड स्टील।
कंक्रीट और स्टील के बीच में प्रॉपर बॉन्डिंग क्या होगी, होने वाली। क्लियर? यस और नो? बात समझ में आ गई? तो इसी कंसेप्ट के बेसिस पे क्या मैं लिख सकता हूं, लेंथ ऑफ द टाई बार लेंथ ऑफ द टाई बार will be equal to 2 times of development length. Length of the tie bar will be equal to 2 times of the development length. Yes. और we know the development length का फॉर्मूला, तो 5 into sigma st upon 4 tau bd, जहां पे tau bd क्या होता है तुम्हारे, ये होते थे बॉन्ड स्ट्रेसेस। सिग्मा st क्या होता था, मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस इन स्टील, दैट वी हैव आल्सो डिस्कस। और फाई क्या था, फाई इज द डाया ऑफ स्टील बार। ये सारे टर्म्स अगर मुझे पता है तो आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एल डी। और अगर मैंने एल डी की वैल्यू को कैलकुलेट कर दिया तो आई विल राइट लेंथ ऑफ टाई बार, जो टाई बार की लेंथ होने वाली, दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पाई इंटू सिग्मा एस टी अपॉन 4 टाउ बी डी। तो 2 5 इंटू सिग्मा एस टी डिवाइड बाई 2 टाउ बी डी, दैट शुड बी द लेंथ ऑफ टाई बार। दैट शुड बी द लेंथ ऑफ द टाई बार। कम से कम इतनी लेंथ का आपको टाई बार क्या करना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए। एक नोट पॉइंट भी देख लो, लेट्स सी अ नोट पॉइंट। अगर मैं 2 स्लैब बना रहा हूं, दिस इज स्लैब 1 एंड दिस इज स्लैब 2, एंड वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग सम गैप, इसके बीच में मैं कोई गैप भी प्रोवाइड कर रहा हूं, इस केस में टाई बार की लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो इन दिस केस द लेंथ ऑफ द टाई बार शुड बी इक्वल टू, तो कंसेप्ट इज स्टिल सेम, अभी भी हम लोग सेम कंसेप्ट अप्लाई करने वाले। क्या कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, तो फॉर एग्जांपल दिस इज योर, फॉर एग्जांपल इस स्लैब की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको जो टोटल लेंथ प्रोवाइड करनी थी, दैट इज एल डी, हियर यू हैव टू प्रोवाइड द एल डी। तो इफ गैप इज प्रोवाइडेड बिटवीन स्लैब्स, उस केस में द लेंथ ऑफ टाई बार, आई कैन राइट लेंथ ऑफ टाई बार दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एल डी प्लस गैप। यस और नो? तो टोटल लेंथ की अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल दिस लेंथ ऑफ द बार इज एल, तो आई कैन राइट एल डी विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एल डी प्लस गैप वी हैव प्रोवाइडेड। जो भी गैप हम लोगों ने प्रोवाइड किया है उसको भी कंसीडर करना चाहिए। यस और नो? आई थिंक ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर रिलेटेड टू द ज्वाइंट। तो ये हमारे टॉपिक ज्वाइंट्स का लास्ट डिस्कशन था, ये हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो फर्स्ट वी विल कंक्लूड ज्वाइंट टॉपिक। सबसे पहले हम लोग ज्वाइंट्स के टॉपिक को कंक्लूड करने वाले हैं, देन I will try to conclude all the subject, full subject को भी conclude कर लेंगे, it will hardly take 5 to 7 minutes. तो first let's conclude the topic, that is joint. तो joints में अब finally मैं बोल सकता हूं मैंने क्या क्या पढ़ लिया। तो we have discussed what are the different types of joint. तो हम लोगों ने बात किया longitudinal joint की, longitudinal joint. We have also discussed about the transverse joint, transverse joints की भी बात किया। In detail we have discussed about the expansion joint का डिस्कशन किया। We have also understood some basics of the dowel bar. तो dowel bar की भी हम लोगों ने कुछ बात की, yes or no? Then we have started our discussion for contraction joint. हम लोगों ने contraction joint का डिस्कशन स्टार्ट किया, जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट किए 2 केसेस, with dowel bar and without dowel bar, and without dowel bar, that we have discussed. और लास्ट में हम लोगों ने देखा डिजाइन ऑफ टाई बार, जिसमें मैंने 3 बातों पे मेजर ध्यान दिया, एएसटी कैसे कैलकुलेट करें, स्पेसिंग कैसे कैलकुलेट करें, एंड लेंथ कैसे कैलकुलेट करी जाए टाई बार की। तो दिस वाज आवर डिस्कशन इन टुडेज क्लास। So I hope the discussion is clear to all of you. तो I want to know from all of you, यहां तक की सारी बातें क्लियर है?
The discussion, whatever discussion we have made is clear to all of you. Everyone please confirm. Yes. So this was the last topic. This was the last topic of the crash course on the highway engineering, जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है. तो इस क्रैश कोर्स में हम लोगों ने फाइनली कंप्लीट क्या क्या किया, एक बार उसको जल्दी से देख लेते हैं. तो क्रैश कोर्स जो हमारा था फॉर गेट 2021 पॉइंट ऑफ व्यू, गेट 2021 पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्रैश कोर्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो वी हैव कवर्ड फर्स्ट चैप्टर, वी हैव कवर्ड दैट वाज द इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने कवर किया था हिस्टोरिकल डेवलपमेंट. हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में हम लोगों ने बात किया था, इफ यू रिमेंबर. वी हैव आल्सो कवर्ड द रोड डेवलपमेंट इन इंडिया. रोड डेवलपमेंट इन इंडिया, ये पार्ट भी डिस्कस किया था. वी हैव ऑल्सो कवर्ड रोड डेवलपमेंट इन इंडिया पार्ट. रोड पैटर्न वाला पार्ट भी हम लोगों ने कवर किया था. रोड पैटर्न्स क्या होते हैं. वी हैव ऑल्सो डिस्कस अबाउट द रोड प्लान्स. एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द यूटिलिटी ऑफ रोड. तो ये कंसेप्ट भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे. So these were the topics that we have covered in the first chapter, that was the introduction chapter. In second chapter, what we have covered? So second chapter was geometric design of road. Geometric design of road वाला पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया था. इसमें पहला पार्ट हम लोगों ने कवर किया था, that was the cross sectional element of road. Cross sectional element we have covered. Second part we have covered side distances. नेक्स्ट पार्ट जो हम लोगों ने कवर किया था, दैट वाज द साइड डिस्टेंसेस. थर्ड पार्ट वी हैव कवर्ड, दैट वाज द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट. हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ द रोड, ये पार्ट भी हम लोगों ने कंप्लीट किया था. हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में वी हैव डिस्कस्ड द कंसेप्ट ऑफ द सुपर एलिवेशन. वी हैव डिस्कस्ड द कंसेप्ट ऑफ द ट्रांजिशन कर्व, सेटबैक डिस्टेंस, एक्स्ट्रा वाइडनिंग, ऑल दैट कंसेप्ट्स वी हैव टेकन. एंड लास्ट पार्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर वाज वर्टिकल अलाइनमेंट. वर्टिकल अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं. तो इन वर्टिकल अलाइनमेंट वी हैव कवर्ड फर्स्ट टॉपिक, दैट वाज द ग्रेडियंट. तो रूलिंग ग्रेडियंट क्या था, मिनिमम ग्रेडियंट क्या था, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट क्या था, ऑल दैट पॉइंट्स वी हैव कवर्ड. वी हैव आल्सो कवर्ड अबाउट द समिट कर्व एंड वैली कर्व. तो समिट कर्व और वैली कर्व का डिस्कशन भी हम लोगों ने किया था. दैट वाज आवर डिस्कशन इन द केस ऑफ वर्टिकल अलाइनमेंट. देन वी हैव स्टार्टेड विद द ट्रैफिक इंजीनियरिंग. देन वी हैव स्टार्टेड विद द ट्रैफिक इंजीनियरिंग. और ट्रैफिक इंजीनियरिंग में हम लोगों ने कवर किया था, वी हैव क्लासिफाइड, वी हैव डिवाइडेड दिस ट्रैफिक इंजीनियरिंग इनटू 3 पार्ट. फर्स्ट वाज द ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स. ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स वाला पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया था, इन विच वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स. देन वी हैव स्टार्टेड विद द ट्रैफिक स्टडीज. ट्रैफिक स्टडीज वाला पार्ट कवर किया था, जहां पर हम लोगों ने ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी, स्पीड स्टडी, ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी, टाइम एंड डिले स्टडी, all studies, traffic flow characteristic study, all that part we have covered. That was the second part. And third part is that was traffic control device. ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस कवर किया था, और जिसमें हम लोगों ने कवर किया था साइन, सिग्नल एंड इंटरसेक्शन. साइन, सिग्नल एंड इंटरसेक्शन, these were the topic that we have covered. So this was our discussion related to the traffic engineering. Then we have covered with fourth chapter, that was the highway material. तो हाईवे मटेरियल में मैंने कुछ टेस्ट डिस्कस किए थे. सम टेस्ट वी हैव आल्सो डिस्कस्ड, एंड इन डिटेल वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मार्शल मिक्स डिजाइन. मार्शल मिक्स डिजाइन के बारे में डिस्कशन किया था. एंड द लास्ट चैप्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड, दैट वाज द डिजाइन ऑफ पेमेंट. डिजाइन ऑफ पेमेंट, जहां पर हम लोगों ने डिस्कशन किया फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिजाइनिंग का. फ्लेक्सिबल पेमेंट को कैसे डिजाइन कर सकते हैं. एंड वी हैव आल्सो डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट. तो रिजिड पेमेंट के डिस्कशन को कैसे कर सकते हैं, दैट वी हैव आल्सो कवर्ड. in this way we have completed our crash course on the highway engineering. So I hope the discussion is clear to all of you till now. यहां तक की बातें क्लियर है. चलो, some important announcement for some important information for all of you. So as all of you know, we have already covered these subjects. ये subjects already cover कर चुके हैं.
तो in this channel you will also find a playlist of the detailed course on the highway engineering. तो I have also completed a detailed course on the highway engineering. तो क्रैश कोर्स का ऑब्जेक्टिव ये था टू रिवाइज टू ब्रश अप योर कंसेप्ट्स. दोज हु हैव नॉट कवर्ड द हाईवे इंजीनियरिंग येट, जिन्होंने हाईवे इंजीनियरिंग का डिस्कशन को अब तक कंप्लीट नहीं किया है, they can join the highway engineering course, detailed course that is available on the playlist. So in this channel you will find the playlist of the highway engineering in which we have covered highway engineering in detail. You will find 42 lectures will be there. 42 lectures discussion will be there. 1 hour 30-minute discussion for each lecture. तो काफी डिटेल में वहां पर गेट एंड डीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से दैट टॉपिक आई हैव ऑलरेडी कवर्ड. तो आप उन लेक्चर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं. ओके, सो in this way we are at the end of our course. So चलो, this was all about for this course. We will meet again for some different course. तो आज हम लोगों ने कंप्लीट किया क्रैश कोर्स ऑन हाईवे इंजीनियरिंग. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू.